डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 24 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, ये प्रोजेक्ट पानी की समस्या का करेंगे समाधान। राज्य में पर्यटन और रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों और चर्चा कनेक्टिविटी सहयोग पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने किसानों और व्यापारियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कीमतों में आई गिरावट से किसानों का सहयोग करने में फंड से मिलेगी मदद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि संगठनों के साथ किया बजट पूर्व परामर्श। कृषि उद्यमियों, कृषि संगठनों, कृषक उत्पादक संघ तथा अन्य हितधारकों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया है। इस अवसर पर पीएम ने हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की ये 24 परियोजनाएं ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी हैं। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं, रेलवे विद्युतीकरण संबंधी योजना और दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट परियोजना का 12वां पैकेज शामिल है। वहीं जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और इसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। इस परियोजनाओं से आम जन को पेयजल एवं किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन का लोकार्पण भी किया गया। पीएम ने काली सिंधु, पार्वती और चंबल नदियों के लाए गए जल को राम सेतु कलश में डाला। इस अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। समारोह स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां मौजूद भारी जनसमूह ने पीएम का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाया।
70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 5600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण कर दी गई है। राज्य के पशुपालकों किसानों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना तथा मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत भी की गई है। मातृबंधन योजना के तहत पहले साल में ही 4.5 लाख महिलाओं को सहायता देने के साथ 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण हेतु अमृत आहार योजना तथा बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना राज्य में शुरू की गई है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों देश सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने दिसानायके सरकार द्वारा अपने वादे निभाए जाने का विश्वास भी व्यक्त किया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने साझेदारी को लेकर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है। साथ ही निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी सहयोग के अहम स्तंभ होंगे। इसके अलावा जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा सहयोग शामिल है। भारत श्रीलंका संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग रहा है। श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दृष्टिकोण और भारत की पड़ोस पहली नीति में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। और केंद्र सरकार ने WDRA पंजीकृत गोदामों का उपयोग करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के खिलाफ प्रतिज्ञा वित्त पोषण में ऋणदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड लॉन्च किया है। इस बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खेत से बाजार तक फसल आने पर कीमतों में कई बार गिरावट आ जाती है, जिसके लिए हितधारकों को सहयोग करने के लिए ये योजना लाई गई है। Now we are giving almost 21 lakh crore to the pre-harvesting. Post-harvesting distress sale बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तुरंत हार्वेस्ट के बाद जो प्रोडक्ट्स बाहर आता है, मार्केट में ले जाता है, तब दाम गिर जाता है। To avoid that, to make it more sustainable, in the most affordable interest, हमने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम आज हमने लाया है। तो NWR ऐसे एक रसीद हम देने के बाद, रसीद देने के बाद तो बैंक फाइनेंस उसके लिए करने के लिए एक स्कीम है। और किसानों की आय दुगनी करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना FPO के माध्यम से साकार होने लगा है। फतेहपुर के किसानों ने FPO के माध्यम से सीड प्रोसेस यूनिट स्थापित कर अच्छी आमदनी की है। फतेहपुर में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का अवसर देने के लिए नाबार्ड समर्थित उत्कर्ष फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं खेत किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को दृष्टि योजना अंतर्गत सीड प्रोसेसिंग प्लांट मिला है, जिससे बीजों पर FPO व बीज विकास निगम से अनुबंध किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद फतेहपुर में 88 FPO का गठन हुआ है, जिसमें 66 FPO शक्ति पोर्टल पर एक्टिव है। प्रत्येक FPO में 200 से 1000 तक किसान सदस्य बने हुए हैं। जनपद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 FPO को भारत सरकार की दृष्टि योजना अंतर्गत सीड प्रोसेसिंग प्लॉट प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को देखते हुए सीड प्रोडक्शन का कार्य किया जा रहा है। विगत रबी फसलों में FPO द्वारा जो 1668 क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया है, FPO की कुशलता को देखते हुए उनके शेयर में भी वृद्धि हुई है। जनपद के किसान FPO से जुड़कर अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा रहे हैं। बताना चाहूँगा, ये भारत सरकार की दृष्टि योजना के तहत हमको सीड प्रोसेसिंग यूनिट मिली और हमारे FPO के मेंबर सीड का प्रोडक्शन करते हैं
और सीड का प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग उनको जो है यूनिवर्सिटी के अच्छे बीडर और फाउंडेशन के बीज ला के देते हैं, जिससे वो समय से जो है अच्छा बीज तैयार करते हैं और हमारे एफपीओ को देते हैं। इसके बाद हमारे एफपीओ में वो बीज आता है, हम लोग उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हमने बीज विकास निगम के साथ एक अनुबंध किया हुआ है कि जो भी हमारा प्रोसेसिंग सीड होगा वो हम बीज विकास निगम हमसे खरीदेगा और बीज विकास निगम हमसे खरीद के कृषि विभाग को देता है। ये किसानों को आप इसको देखिए ना, हमारा किसान पहले गेहूं को गेहूं के रूप में बेचता था, आज हमारा किसान गेहूं को बीज के रूप में बेच रहा है और जहां किसानों को कम दाम जो है एमएसपी मिलता था, अब हम एमएसपी के ऊपर भी किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं। इससे हमें लाभ मिल रहा है, इसमें जो इनकम होती है इसमें भी कुछ लाभ में हमें मिलता है। समय समय पे हमें इस जानकारी मिलती है, इस समय पे जाके खेती देखते हैं, खेत में जो समस्या होती है इस समस्या का हल निकाला जाता है। इससे खेती में भी हमारी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। समय समय पर हमारी खेती जाकर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ की जो समस्या होती है उसका हल निकाला जाता है। फतेहपुर में बहुत जागरूकता है, किसानों को अच्छे किसान हैं, जागरूक हैं। और आपको बता दें 88 एफपीओ का यहाँ पर किसानों ने गठन हुआ है, किया है, जिनमें से 66 एफपीओ हमारे एफपीओ शक्ति पोर्टल में सक्रिय भी है, एक्टिव है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बजट पूर्व हितधारकों से विस्तृत परामर्श किया। इस दौरान किसानों के साथ ही कृषि उद्यमियों, कृषि से जुड़े विभिन्न संगठनों, कृषक उत्पादक संघ तथा अन्य हितधारकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी प्राप्त सुझावों का हम गंभीरता से अध्ययन कर वित्त मंत्री जी को अवगत कराएंगे। साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से हम लगातार संवाद करते रहेंगे। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न पुरानी योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों से कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन, कृषि उपज के निर्यातकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, कृषि अनुसंधान का विस्तार करने, कृषि आदानों की कीमत पर नियंत्रण एवं गुणवत्ता, किसानों को नुकसान न होने आदि के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की 109 नई किस्में देश को समर्पित की थीं। इसी तरह से किसानों के हित में और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर अध्ययन मनन किया जा रहा है। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ICAR के वरिष्ठ अधिकारी तथा नाबार्ड, CII, PHT चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, भारतीय स्टेट बैंक, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। इसी सिलसिले में ड्रोन तकनीक से किसानों को जोड़कर उनकी दक्षता, पैदावार बढ़ाने और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से सोमवार को लखीमपुर कलेक्ट्रेट में नमो ड्रोन दीदी योजना की क्रियान्वयन के लिए बैठक हुई। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफ़ी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में नैनो उर्वरक, कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। कृषि में इस नवीनतम प्रयोग से किसानों की दक्षता और पैदावार भी बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा की सीमा पर पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर कहा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही फैसला दिया जा चुका है। हरियाणा को अगर उसके हिस्से का पानी मिलता है तो इसका सबसे अधिक लाभ किसानों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान संगठन इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने हैं क्योंकि यहाँ सभी फसलों पर MSP दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने अपने ज़िलों में आयोजित होने वाले समाधान शिविरों में अपनी शिकायतें लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधायकों के साथ हुई बैठक में उन्हें कहा गया है कि वे स्वयं अपने अपने हलकों में लगने वाले समाधान शिविरों को मॉनिटर करें। किसानों के लिए एजोला फार्मिंग पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं ने विशेष प्रदर्शनी आयोजित की है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है।
किसानों को इसे अपने धान के खेतों या पानी इकट्ठा करने वाली जगहों पर उगाने की सलाह दी जा रही है। ये पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और घास के रूप में एक अच्छा चारा विकल्प प्रदान करता है। एज़ोला फार्मिंग किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। एज़ोला को दुधारू पशुओं को भी दिया जा सकता है, जो उनकी दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इसे अन्य पशुओं और पक्षियों को भी चारे के रूप में दिया जा सकता है। इससे न केवल किसानों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक आहार मिलेगा, बल्कि यह उनके खेतों में बायोमास उत्पादन में भी योगदान करेगा। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की गोंडल मंडी में 14 दिसंबर को सेब का भाव था 8,500 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव 500 रुपए लुढ़क कर 8,000 रुपए हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 दिसंबर को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 9,500 रुपए पर हुए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते शनिवार सेब का भाव रहा 11,000 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 9,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 दिसंबर को सेब 7,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो सोमवार को यहाँ की एटा मंडी में सेब का भाव रहा 8,220 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 7,600 रुपए। अलीगढ़ मंडी में सेब 8,350 रुपए पर बिका। जबकि पीलीभीत मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,465 रुपए पर हुए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो 16 दिसंबर को अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में 14 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 6,210 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,165 रुपए। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 दिसंबर को अरंडी 6,175 रुपए पर बिकी। पालनपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 दिसंबर को अरंडी 6,232 रुपए पर बिकी। वहीं 16 दिसंबर को इसके सौदे 72 रुपए लुढ़क कर 6,160 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में अरंडी के बाजार भाव की बात करें तो यहाँ बीते शनिवार अरंडी का भाव रहा 5,900 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 160 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,060 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के हाजिर भाव को देखें तो 16 दिसंबर को यहाँ की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,905 रुपए। मोरबी मंडी में अरंडी 5,300 रुपए पर बिकी। जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,500 रुपए पर हुए।
घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के पहाड़ी क्षेत्र में सरसों की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान बोरो धान की नर्सरी बो सकते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले और ऊपरी इलाकों में बोरो धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। वहीं बराक घाटी क्षेत्र में साली धान की कटाई जारी रखें, लेकिन यहाँ के किसान बोरो धान की नर्सरी की बुवाई करते रहें। बराक घाटी इलाके में आलू की रोपाई भी करते रहे। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की कटाई करें। यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। आलू की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। उत्तरी तटीय मैदानी इलाकों में साली धान की कटाई करें और आलू की रोपाई जारी रखें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। मेघालय में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी को देखते हुए मटर की बुवाई करें। यहाँ के किसान मूली, गाजर, शलजम की बुवाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मेघालय में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी और लाई पत्ता की रोपाई भी करें। मिजोरम में तिल की कटाई जारी रखें। वहीं मणिपुर के किसान राई, सरसों और रब्बी की मक्का की बुवाई करते रहें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई और मसूर की बुवाई भी कर सकते हैं। छोटे पौधों और आलू की फसल को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय और सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। कतारों से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी।
लोकसभा में आज कार्रवाई देखने के लिए आर्मेनिया गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। संभल में 1978 के बाद खुले शिव हनुमान मंदिर में भक्त पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार हो रही है। मंगलवार को मंदिर के बगल में एक मकान का छज्जा तोड़ा गया। फ्लेवर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तबलावादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने उस्ताद को याद करते हुए भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने की बात कही। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मशहूर तबलावादक जाकिर हुसैन के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे जाकिर हुसैन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कड़ाके की ठंड के साथ श्रीनगर में शीतलहर भी चल रही है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने से शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।